जय हिंद दोस्तों। अपन पढ़ेंगे भारत का अफवाह तंत्र पाठ नंबर 3 एनसीईआरटी। देखते हैं अफवाह तंत्र भारत का। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकार एवं एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदी क्षेत्र का जो पेंदा होता है जिसमें जल बहता है उसको द्रोणी कहते हैं। द्रोणी अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि द्रोणी देख लो आप, ये वाला क्षेत्र है नदी क्षेत्र। ये जो पेंदा होता है इसका पेंदा बोलते हैं अपन, उसको द्रोणी कहते हैं। ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि और पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। मतलब जो ऐसे ये जैसे नदी जा रही है और ये वहाँ पर कोई टिब आ गया तो वो नदी क्षेत्र को ऐसे अलग करती है, तो उसको जल विभाजन कहते हैं। भूमि को जल विभाजक कहते हैं। आगे देखते हैं फिर। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है? विश्व की जो सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी है, बहने वाली नदी कौन सी है जो सबसे ज़्यादा विस्तार में बहती है? अमेजन नदी है। किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, ज्ञात कीजिए। भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र को नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है: हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से विभिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ स्थित है। ये छठ 12 महीने बहती है। इसके वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ, एक तो सिंधु और एक ब्रह्मपुत्र, पर्वतीय श्रृंखला के उत्तर भाग में से निकलती है। पर्वत के उत्तर भाग से निकलती है। कौन कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदियों के पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ऊंचा क्षेत्र ये देख लो, इसके अंदर गार्ज पर्वत और ये बीच में से नदी बह रही है, इसको कहते हैं गार्ज या दर्रा। अपवाह प्रतिरूप। एक अपवाह प्रतिरूप की धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है जो कि उस क्षेत्र को भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं, अंतस्थ शैल संरचना पर आधारित है। यह द्रमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा अरीय अपवाह प्रतिरूप है। द्रमाकृति प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं एक उस स्थान से भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है। इस प्रतिरूप के मुख्य धाराओं की उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती है। जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। जालीनुमा प्रतिरूप यह विकसित करता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समांतर पाई जाती है। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संधित शैली के भूभाग पर विकसित करता है। अरीय प्रतिरूप तथा विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुम्बद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होती है तो उसे अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी भी पाया जाता है। ये
दलदल वो में हो जाती है ऊंची नीची। मुख्य सहायक नदियाँ इधर से आती है और इसमें मिल जाती है ऐसे, ये फिर ये मुख्य नदी मिल जाती है, इसे द्रमाकृति कहते हैं। एक होती है जालीनुमा, जो आपस में जालियों का ऐसे निर्माण करती है, जालीनुमा होता है। एक होता है आयताकार, ऐसे आकर मिलती है आयताकार। एक होता है अंगीर पर्वत, अपवाह अंगीर, जो पर्वतों से चारों तरफ उतरती है, अंगीर, अंगीर कहा जाता है। नदी का स्रोत उत्तरी भाग, मध्यम भाग और फिर गोखुर झील और निचला भाग, और फिर डेल्टा या बनाती है। यह अपने मार्ग के उत्तरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है तथा साथ ही भारी मात्रा में सिल्ट व बालू का सेवन करती है। मध्य एवं निचले भाग में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों से बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्व विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि यह प्रवाह वर्षा की निर्भर करता है। सूक्ष्म मैदान में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम व छिछली होती है, फिर भी उनमें से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती है तथा पश्चिम से तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार से बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भाग में अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाली खाड़ी की तरफ बहती है। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है। सबसे ये लंबी नदियाँ स्थित है। अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती है। किसी भी नदी के उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। जो बड़ी नदी होती है उसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है, सहायक नदियाँ, उसको जो तंत्र बनता है उसको नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के में होता है, तिब्बत के पठार से होता है। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है। पश्चिम की ओर बढ़ती हुई यह नदी भारत में प्रवेश करती है। ये देखो मानचित्र में सिंधु नदी, सिंधु नदी, ये आ रही सिंधु नदी, इधर जा रही है भारत में, यहाँ से निकल कर फिर वहाँ प्रवेश करती है। बुलर झील यह बनी हुई है। व्यास नदी, गोविंद सागर झील जो कृत्रिम झील, यह सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये नदियाँ स्थित है। नेपाल घाघरा नदी, शारदा नदी, यमुना नदी, चंबल या फैलती है, बेतनावी यमुना की सहायक है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित चंबल में मिलते हैं। चंबल नदी पर ये परियोजना स्थित। नर्मदा नदी एकमात्र फुहारों सिंचाई की जाती है इस नदी पर। ताप्ती नदी, पेंगा नदी, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, गोदावरी, नागार्जुन, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा और लिंगायत झील, कृष्णराज सागर झील, पुलिपट बंदरगाह, पुलिकटिया बंदरगाह भी झील है। चिल्का झील उड़ीसा सबसे खारा पानी की झील। महानगर बांग्लादेश में से कोसी नदी, ये बिहार का शोक कहते हैं। कोसी, गंडक, घाघरा नदी, घाघरा नदी, यरी, सोन नदी ये इधर से निकलती है। मानचित्र का अध्ययन आप कर लेना अच्छी तरह से। कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है, कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है सतलज नदी। सिंधु नदी, सिंधु मानसरोवर झील से निकलकर सिंधु नदी कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है, गार्जन दर्रा। इसके क्षेत्र में वो सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नबुरा, श्लोक व हुज्जा इस नदी से मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी जास्कर, नबुरा, श्लोक, हुज्जा, अन्य नदी मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान के गिलगित क्षेत्र में बहते हुए कट के पर्वतीय क्षेत्र के बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब
सतलज, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण में बहती हुई व कचारी पूर्व की ओर इस अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान व ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग सिंधु का 1/3 से अधिक भाग भारत में स्थित है। 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमालय व पंजाब में तथा शेष पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता सभी के अनुच्छेदों में 59 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। गंगा नदी तो गंगा का से निकलती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमाद्री से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में प्रवेश करती है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाती है। ये देखो देवप्रयाग अलकनंदा की संगम यहाँ होता है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती, नीचे उतरती है हरिद्वार के अंदर। और हिमालय के निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिल जाती है। जैसे कुछ प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी इसकी सहायक नदी है। जैसे यमुना नदी हिमालय गंगोत्री से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे पर समांतर चलती है तथा इलाहाबाद में गंगा की मिल जाती है। घाघरा, गंडक व कोसी नेपाल, हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान होता है। लेकिन वे संधियाँ जो मिट्टी के उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीप में उस भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, वेतना व सोन नदी है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निकलती है। इसकी लंबाई कम व उसकी पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि वे नदियाँ कैसे तथा या गंगा से निकलती है। बाएं से दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल के परिपूर्ण होकर गंगा पूर्ण दिशा में पश्चिम बंगाल की फरक्का तक बहती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है तथा गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह दो नदियों से मिलकर बढ़ जाती है, भागीरथी व हुगली नदी में मिलकर बढ़ जाती है। भागीरथी व हुगली नदी दक्षिण की तरफ बहती है, डेल्टा के मैदान में होते हुए बंगाल की खाड़ी मिल जाती है तथा मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश के प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में विलीन होने से पहले यह मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदियों के द्वारा बनाई गई डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का नाम यहाँ पाए जाने वाले समुद्री पादपों के लिया जाता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर में पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किमी से अधिक है। चित्र में देखना, आप जानते हैं गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अंबाला नगर सिंधु नदी तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन का स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर, परंतु इसके ढाले में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किमी की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों के अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व व सिंधु सतलज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है।
ब्रह्मपुत्र भी। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। यह हिमालय की समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यू आकार का गर्ज बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यह दियांग के नाम से जाने जाते हैं। बांग्लादेश में इसे दियांग कहते हैं। और दिवांग, लोहित व केनुला व दूसरी सहायक नदियों से मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। इसमें दिवांग, लोहित, केनुला नदियाँ मिलती है ब्रह्मपुत्र में निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के सापंग को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत में तो क्या कहते हैं, तिब्बत में तो सापंग कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। हिमालय के शीत शुष्क क्षेत्र में यहाँ से नदी के जल सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाली क्षेत्र होकर गुजरती है। नदी के जल की और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। वह असम के ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक उपनदी नदी के रूप में बहती है। इससे नदियों के द्वीपों के निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है, माजुली द्वीप। प्रत्येक वर्षा ऋतु के यह नदी अनेक किनारों से ऊपर बहते हुए लगती है। बाढ़ में यह असम तथा बांग्लादेश के बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धाराओं का मार्ग परिवर्तन कर लाती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदियाँ अपने मुहासे से डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट के से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा व ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। नर्मदा का देख लो, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है नर्मदा का। यह पश्चिम की ओर एक ब्रश घाटी बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थानों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैल के यह नदी गहरे घाट के बहती है तथा यहाँ से नदी तीव्र ढाल में गिरती है तथा धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ यह छोटी है, जिसमें अधिकतर समकोण व मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी के मध्य प्रदेश और गुजरात में कुछ भागों में विकसित है। इसे ताप्ती एकमात्र नदी है जो पौड़ी सिंचाई होती है। नर्मदा नदी राजस्थान में जालौर तक आ रही है। ताप्ती द्रोणी। ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। सतपुड़ा की श्रेणी में यह भी नदी समांतर एक ब्रह्म घाटी से बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। और द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के निकट यह तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए नदी तट की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बढ़ने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूंजा व पेरियार। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ से नदियाँ बहती है। गोदावरी। द्रोणी नदी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी है महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट से ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर। यह बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में उसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। द्रोणी महाराष्ट्र में यह मध्य प्रदेश के उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी की अनेक सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रांतिहा, मांजरा, वैनगंगा व पैनगंगा। सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, प्रांहिता,
मांजरा, वेदगंगा व पेनगंगा आदि अंतिम चरणों में सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। बड़े आकार के विस्तार के कारण यह दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है बड़े आकार के कारण गोदावरी नदी को। तमकेश्वर से निकलती है, ये महाराष्ट्र से नासिक जिले से निकलती है। महानदी द्रोणी महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। द्रोणी नदी इसका उद्गम महाराष्ट्र के उच्चभूमि से होता है तथा यह उड़ीसा की बहने हुई बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर व उपवा द्रोणी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा में जाके बंगाली खाड़ी मिल जाती है। कृष्णा नदी यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कृष्णा नदी 84 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वह तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी व भीमा इसकी सहायक नदियाँ स्थित है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कावेरी नदी कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। वह तमिलनाडु के कुट्टूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किमी व उसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं अमरावती व भावनी, हेमावती व काबिनी। इसकी द्रोहिणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, जो शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्र के नाम से। दूसरा प्रथम कौन सा है? प्रथम वो है कर्नाटक में मैनाल। कौन सा है प्रथम? मैनाल नहीं है, भूल गए, बाद बताऊंगा। फिर प्रताप द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार सवर्ण क्षेत्र में प्रदान की जाती है। भारत के सबसे बड़ा जल प्रपात कर्नाटक में स्थित है, जोंग नाम उसका, जोंग जल प्रपात। इस बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहती है, वह दामोदर, ब्रह्मणी, बेतणी व कुशवर्ण रेखा के महत्वपूर्ण उदाहरण से जो एटलस में स्थित है किया जाता है। पृथ्वी के अंतराल के लगभग 71 किलोमीटर भाग से रखा हुआ है तथा 97% जल लवणीय है। केवल 3% स्वच्छ जल ही रूप में उपलब्ध है। इसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में होता है। झीलें कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाववाले गरो तथा शिकार से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से अन्य झील जाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय क्षेत्रों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर में नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों का झीलें नहीं होती है तब न्याय की उतना ही आकर्षित करते जितने की आज करते हैं। क्या आपने कभी ये देखा होगा, कोशिश की है कि इस पर्यटकों के आकर्षण करने के लिए किसी भी स्थान पर झीलों का महत्व है? पर्यटकों को आकर्षित करने के अधिक मानव के लिए अन्य कारणों का झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। मतलब पृथ्वी के जो नीचे भाग है उस पर जो गर्त है उस पर जो जल जमा हो जाता है, जल, उसको झील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाले झीलों में समुद्र कहा जाता है, जैसे कैम्परेंस सागर, मर्त और अरल सागर। भारत में बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे को आकार व अन्य लक्षणों की विभिन्नता की अधिकतर झीलों की स्थायी होती है। केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाली अर्ध शुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें या कुछ ऐसी झीलें जिसका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया स्वरूप हुआ है। इसकी कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्वेट बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है तथा चिल्का झील, पुलिपट झील के लोटेरू झील अंतर्राष्ट्रीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में सांबर झील
जो एक लवण जल वाली झील है। इसके के लिए नमक का निर्माण किया गया है। मीठे पानी की ये अत्यधिक झीलें हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हुई। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमालयों में यहाँ कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने के से भर गई तथा किसी क्षेत्र में शिलाओं अन्य मिट्टी के हिमानी मार्ग बन गए। उसके विपरीत जम्मू व कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी होती है। ये प्राकृतिक झील है बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी यही है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल व बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विभाजन उत्पादन के लिए नदियों के बांध बनाने का निर्माण किया गया है। वह जैसे गोविंद सागर बांध, कृत्रिम बांध है जो भाखड़ा नागना परियोजना पर बनाया गया है, क्योंकि विद्युत निर्माण के लिए बनाया गया है। झीलें मानव के अत्यधिक लाभदायक होती है। झीलें एक नदी बहाव के सुचारू बनाने के लिए सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकने का काम करती है। सूखे मौसम में पानी की बहाव को संतुलित करने की सहायक नदी होती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने के भी किया जाता है। आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती है, तो जलीय परितंत्र को संतुलन करती है। झीलों को प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था से महत्व। नदियाँ क्या कहाँ काम करती है अर्थव्यवस्था में? नदियाँ मानव इतिहास के नदियों अत्यधिक महत्व प्रदान करती है। नदियों के जल मूलतः प्राकृतिक संसाधन है। यह अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। यह के कारण नदियों के तट प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आदिवासियों को गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तन हो चुके हैं तथा भारत में शहरों में एक सूची तैयार कीजिए तथा जो नदी के किनारे स्थित है, किंतु बाद में जैसे ही देश के लिए अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि को निर्भर है, वहाँ की सिंचाई, संचालन, जल विद्युत निर्माण और नदियों का महत्व बहुत बढ़ गया है। नदी प्रदूषण क्या होता है? नदी जल की घरेलू, औद्योगिक व कृषि पर बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके फलस्वरूप नदियों में अधिक जल की नदियों में अधिक जल की निकासी होती है तथा यह आयतन घट जाता है। दूसरी ओर उद्योगों के प्रदूषण व परिष्कृत कचरे नहीं मिलते के जल में गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदियों के स्वच्छकरण की क्षमता को प्रभावित करती है। अब देखो, आप गंगा जल में लगभग 20 किमी क्षेत्र में फैले हुए की गंदगी के तुरंत समाहित कर सकता है। कृष्णानुसार निम्न में से कौन सा वृक्ष को शाखाओं के समान अफवाह है प्रतिरूप प्रणाली में दर्शाया गया है? अब देख लेना, बुलर झील निम्नलिखित में से किसी राज्य में स्थित है? नर्मदा नदी के उद्गम का स्थित होता है। इनमें से लवणीय जलवायु झील क्वेश्चन आंसर इसमें देख लेना आप। प्राकृतिक झील कौन सी है और अप्राकृतिक झील कौन सी है? कृत्रिम झील कौन सी है? जय हिंद दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करें।